ये घड़ी आगे तो नहीं, या आप जल्दी आ गए? नहीं ठीक है, 1-2 मिनट आगे। तो आप लोगों ने घर जाके बहुत ही मुश्किल बातें पढ़ी। पार्टनरशिप क्या होती है, सोल ट्रेडर किसे कहते हैं, कंपनी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी के अल्फाज पढ़े, परपेचुअल सक्सेशन। कल हम लोगों ने पहले तो सोल ट्रेडर पार्टनरशिप के फायदे नुकसान देखे थे फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किताब में वो फायदे शायदे नहीं लिखे हुए थे, उधर सिर्फ लिखा था कि सोल ट्रेडर एक अकेला मालिक है और वो सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है, वो और उसका बिजनेस सेम है और उसकी लायबिलिटी है अनलिमिटेड। फिर पार्टनरशिप में भी हमने यही जुमले कहे कि पार्टनर्स और उनका बिजनेस वन एंड द सेम थिंग है, सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है और उनकी लायबिलिटी भी है अनलिमिटेड। जब कंपनी में आए तो 3 फीचर्स पे ज्यादा बहस की। हमने कहा कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और कंपनी के ओनर्स बदलते रहते हैं, जबकि सोल ट्रेडर में नहीं था, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था। तो जो लिमिटेड लायबिलिटी है इसका क्या मतलब होता है भला? लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? ओनर्स बस वहां तक लायबल है जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, वो उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं है, ये है लिमिटेड लायबिलिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या चीज है, या कॉर्पोरेट डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या चीज है? जी जी, गला खराब। अच्छा, आप कल यहां पे बैठे हुए थे, कल यहां भी किसी का गला खराब था? वो आपका गला खराब था? नहीं, आपका आज पहले दिन गला खराब हुआ है। कल आप कहाँ थे? वहीं थे ना? तो मैं इधर, और मैंने आपसे सवाल पूछा था। अच्छा, कल मैंने बच्चे सवाल पूछा था, उसका गला खराब था, तो मैंने कहा कि ये मतलब हाँ, क्या ये गला खराब जो है वो एक कॉमन रीजन है? अगर एक ही बंदे का 2 दिन गला खराब है तो फिर तो मतलब वो तबियत का इशू हो सकता है, लेकिन 2 अलग अलग बंदों का 2 अलग अलग दिनों पे गला खराब है तो शायद ये एक टोटका हो सकता है सवाल को अवॉइड करने का। चलें जी, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, मैंने एक साथ बहुत अजीब अजीब से लफ्ज बोल दिए, क्या है ये? जो भी कंपनी है उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, कानून की नजर में कंपनी बिल्कुल एक सेपरेट पर्सन है, उसका एक अलग शनाख्त है, उसका शनाख्ती नंबर है, वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका एक अलग नाम है, वो उस नाम से चीजें खरीद सकती है, बेच सकती है, डील कर सकती है, अपना टैक्स पे कर सकती है, रिटर्न जमा करा सकती है, गवर्नमेंट से बातचीत कर सकती है, जमीनें खरीद बेच सकती है, तो वो कर सकती है, लीगल केस हो सकता है। तो कंपनी में हैसियत पर्सन मौजूद है। हाँ, जब कंपनी पे लीगल केस होगा तो जो इंतजामी है, वो जो डायरेक्टर उसे चला रहे हैं, वो जाके उसको निपटेंगे, लेकिन कंपनी एक इंसान भी है। ठीक, तीसरी चीज हमने पढ़ी परपेचुअल सक्सेशन एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये क्या है जी? परपेचुअल सक्सेशन क्या है? कंपनी के ओनर्स चेंज होते रहते हैं। कैसे चेंज होते हैं? एक बंदा जिसने शेयर लिए ना, वो शेयर दूसरे को देता है, शेयर्स के साथ ही ओनरशिप का कुछ हिस्सा दूसरे बंदे को चला जाता है। वो सारे शेयर भी बेच सकता है, कुछ शेयर भी बेच सकता है, किसी इंसान को भी शेयर बेच सकता है, किसी कंपनी को भी शेयर बेच सकता है। तो ये बड़ी मजेदारी वाली बात है। और कंटिन्यूस चलती रहेगी, लोगों के आने से या जाने से कंपनी की जात पे फर्क नहीं पड़ेगा। डन हो गया। कोई सवाल जो आपने घर जाके किताब पढ़ी उसमें कोई परेशानी अगर आपको नजर आई हो, आपने तो जब पढ़ा होगा तो 50 मिनट से ऊपर हो गया होगा, नहीं हुआ, 20 मिनट लगे, तो बाकी 30 मिनट फिर आपने लिख भी लिया होगा और टाइम फिर भी बच गया होगा 5-4 मिनट का। तो बस अगर आप साथ साथ इसी तरह से चलते रहें तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको वीकेंड पे कुछ ना लिखना पड़े, और अगर थोड़ा बहुत बच भी जाए, 50 मिनट का आपने अलार्म लगाया हुआ, जैसे 50 मिनट पूरे हुए आपने छोड़ दिया, फिर वीकेंड पे जो जो आपका इनकम्प्लीट पोर्शन है वो उठा के लिख लिया। तो आप लोगों ने पढ़ा, समझा, कल वाली बात बड़ी कॉमन थी, आपको पहले से आती है, कंफ्यूजन नहीं है। किसी का कोई सवाल स्टिल अगर है तो मुझे बताइए जी। क्या एक डायरेक्टर अपने सारे शेयर बेच देने के बाद डायरेक्टर रहेगा या नहीं? इसके पीछे एक कानूनी जवाब है।
सेक्शन 153 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज एच का पार्ट 4 ये कहता है, ये असल में ये सेक्शन है। चैप्टर 3 में जाके हम पढ़ेंगे कि डायरेक्टर को डायरेक्टर होने के लिए मेंबर होना भी शर्त है, और मेंबर मतलब जिसके पास शेयर हो। 4 तरह के लोगों को उन्होंने इजाजत दे दी है कि आप डायरेक्टर हो और मेंबर ना हो। ये जो एम्प्लॉय डायरेक्टर होते हैं, कोई डायरेक्टर होते हैं जो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, HR डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, उनके लिए शर्त नहीं है कि आप कंपनी के मेंबर हो। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इसके लिए शर्त नहीं है। कई दफा गवर्नमेंट कुछ डायरेक्टर बिठा देती है, कई दफा आपके इन्वेस्टर कंपनी वाले डायरेक्टर बिठा देते हैं। तो 4 तरह के डायरेक्टर्स को इजाजत है कि आप बगैर शेयर के बैठ सकते हैं। अदरवाइज कॉमन जनरल रूल ये है कि डायरेक्टर शुड ऑल्सो बी द मेंबर, ताकि मेंबर्स में से नुमाइंदगी हो। लेकिन कुछ 3-4 तरह के लोग अलाउड हैं जो मेंबर ना भी हो तो भी डायरेक्टर बन सकते हैं। जी, शेयर ज्यादा खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि जब इलेक्शन होगा तो उसमें वोटिंग होगी और वोटिंग करनी है शेयर होल्डर्स ने, तो आपके पास चांस बढ़ जाएगा डायरेक्टर बनने का। लेकिन खुद ब खुद डायरेक्टर नहीं बनेंगे। इलेक्शन का प्रोसेस है, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? चले आगे। बीच में 1-2 बोर्ड देने के लिए तैयार है। डेफिनेशंस का एक समंदर खुलने लगा है, कंपनियों की अलग अलग तरह की किस्में। अब देखना यह है कि आपको कुछ डेफिनेशन करा के कुछ लॉजिकल बात कराई जाए या सारी ही डेफिनेशंस कराई जाए। डेफिनेशन, मजीद डेफिनेशन, शदीद डेफिनेशन, बहुत ही डेफिनेशंस। मैंने डेफिनेशंस के लिए 2 दिन रखे हैं। कंपनी, जब भी कंपनी लॉ में हम कुछ बातें करेंगे, बिजनेस लॉ में आप जो चीजें पढ़ के आए हैं वो जनरल कॉन्टेक्स्ट होता था। अब हम हर लफ्ज को कानूनी तौर पे तय करेंगे। अगर मैं आपसे कहूंगा कि कंपनी को चाहिए कि वो अपनी रिटर्न जमा कराए, कंपनी को चाहिए कि वो सालाना रजिस्ट्रार को ये चीज जमा कराए, तो ये बताना बड़ा जरूरी है कि कंपनी में क्या कैसे रहूं। क्या 5-6 दोस्तों ने मिलकर काम शुरू किया तो उनको मैं प्यार से कंपनी कहना शुरू हो गया? नहीं। कानून की हैसियत में कंपनी किसे कहते हैं? अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। वो कंपनी जो इस एक्ट में रजिस्टर हुई हो या कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो। अब आप कहेंगे कि हम फिर क्या पढ़ रहे हैं? अगर ये एक्ट, दिस एक्ट से क्या मुराद है? कंपनीज एक्ट 2017। अगर मैं आपको कंपनियों के कवानीन बताऊं पुरानी है, कंपनी ऑर्डिनेंस 2016 में आया और बेचारा एक ही साल में फौत हो गया। फिर कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 में था और उससे पहले कंपनीज एक्ट हुआ करता था 1935 में। पाकिस्तान बना था, हमने 1935 वाला अडॉप्ट किया, फिर 1984 और फिर 2016 में आया और फिर 2017 में आया। हम जो कानून पढ़े हैं 2017 है। तो जब भी इस कानून में लिखा हुआ होगा ना दिस एक्ट, तो इसका मतलब हम बात कर रहे होंगे। और इन सबको मिला के कंपनी लॉ बोला जाता है। कंपनी के जितने भी कवानीन है उनको कंपनी लॉ बोला जाता है बशमूल 2017 के एक्ट। अब जब उन्होंने कहा ना कंपनी से मुराद है वो चीज जो इस एक्ट में रजिस्टर हुई हो, तो वो कंपनियां माइंड कर गई जो यहां रजिस्टर हुई थी। या अगर आप कहें कंपनियां एनुअल रिटर्न जमा कराएं तो वो जो 2010 में रजिस्टर हुआ है वो सुकून से बैठा हुआ है, क्योंकि कंपनी तो 2017 वाली चीज को कहते हैं। तो उन्होंने रूल दे दिया कि 2017 वाली चीज यानी कि दिस एक्ट वाली चीज वो भी कंपनी है, और उसके अलावा भी कौन सा भी कंपनी लॉ है तो वो भी कंपनी है। कंपनी लॉ उनसे पूछा भाई ये कंपनी लॉ से आपकी क्या मुराद है? उन्होंने कहा कंपनी लॉ से मुराद है रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1935 वाला। उसका एक 1917 में भी वर्जन होता था जो रिवाइज होकर 1935, फिर कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, कंपनी ऑर्डिनेंस 2016, यानी कि वो पिछले वाले 3 काउंट करवा दिए, कंपनीज एक्ट, ऑर्डिनेंस और एक और ऑर्डिनेंस। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स दिस एक्ट।
और ये एक्ट भी शामिल होगा अनलेस के जुमला कुछ और कहना चाह रहा है, अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? सियाको सबाक। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बातों बातों में कहूं जितने भी पुराने कंपनी लॉज हैं, अब मैंने जब वर्ड पुराना कंपनी लॉ बोल दिया है तो आप समझ जाएंगे कि अब मैं नीचे के 3 का जिक्र कर रहा हूं और ऊपर वाले को एक्सक्लूड कर रहा हूं। और अगर मैं आपसे कहूं कंपनी लॉ, चारों को शामिल कर रहा हूं। अच्छा, पीछे वाले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ था? कंपनी किसे कहते हैं? जो दिस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हो या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुई हो। अब कॉन्टेक्स्ट क्या बताना चाह रहा है कि दिस एक्ट तो हमने अलग से काउंट करा दिया, तो इस दिस एक्ट के अलावा कंपनी लॉ से क्या मुराद होगी? बाकी 3। तो इसका मतलब है कि कंपनी लॉ में ये 3 तो शामिल होंगे ही हमेशा। शामिल करें या ना करें, जुमला बताएगा कि जुमला किस टोन में बात कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूं मौजूदा और पुराने कंपनी लॉ तो अब 3 काउंट होंगे। मैं कहूंगा सारे कंपनी लॉ तो 4 काउंट होंगे। मैं कहूंगा आज वाला कंपनी लॉ और आज से पहले वाले कंपनी लॉ तो 3 काउंट होंगे। कि आज वाले को तो मैंने खुद बोल दिया, और जब मैं कहूं पिछले कंपनी लॉ, तो अब जब इस जुमले में मैंने कह दिया है कि इस एक्ट या कंपनी लॉ में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब 4 कवर हो रहे हैं, उस कंपनी लॉ में 3 कवर हो रहे हैं और दिस एक्ट में ये कवर हो रहा है। हालांकि ये बड़ा आराम से लिख सकते थे कंपनी फाउंड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ, लेकिन इतने आराम से लिख दें तो इनको कानून दान कौन का है, उसको पेचीदा बना के लिखते हैं। तो कंपनी कहेंगे उस चीज को जो आज या किसी भी कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई। इन दोनों डेफिनेशंस का मिला के खुलासा इतना सही है, और शायद ये जिंदगी में कभी भी नहीं आने वाली पेपर में, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बताया। कंपनी किसे कहते हैं? जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये है कि आपको 1984 और 2016 जो उन्होंने लिख के बताया बस वो याद हो। किसी एमसीक्यू में कहीं खुदा ना खासा पूछ लें कि कंपनीज एक्ट से पीछे कौन सा वाला कंपनियों का कानून होता था, वहां लिखा हुआ कंपनी ऑर्डिनेंस 2018, कंपनी ऑर्डिनेंस 2016, कंपनी ऑर्डिनेंस 2020, कंपनी ऑर्डिनेंस फलाना, ताकि 2020 तो हो ही नहीं सकता, 17 से तो आगे बाकी नकर बकड़ बंद हो। तो एमसीक्यू वगैरह में हो सकता है पूछ लें। असूलन जिस तरह का आपका पेपर है उसमें ये वाली बात पूछना ना बिल्कुल ही गैर म्यारी बात है कि एक ऐसी डेफिनेशन पूछें जिसने कुछ नहीं बताया। किसे कहते हैं? कंपनी। कंपनी उसे कहते हैं जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हो। तो ये डेफिनेशन आज मैंने पहली दफा आपको पढ़ाई है और आपने पहली दफा पढ़ी है, उसके बाद जिंदगी में इसे दोबारा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी। इस पर क्रॉस लगाया जा सकता है, इसने कोई आपकी जिंदगी में कुछ ऐड नहीं किया, बस आपको ये पता लग गया कि वर्ड कंपनी पूरे लॉ में जब लिखा नजर आएगा हम समझ जाएंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ रजिस्टर्ड सेटअप। किसी ऐसे ग्रुप का जिक्र कर रहे हैं जो कानून में जाके रजिस्टर हुए हैं, प्रॉपर रजिस्टर हुए हैं। डन? यहां तक बात क्लियर है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कंपनी हमें समझ आ गई। मेरा एक सवाल है, लोग कंपनी क्यों बनाते होंगे? लोग कंपनी, आप लोगों का हैंडआउट पूरे चैप्टर किया ना? ठीक है। लोग कंपनी क्यों बनाते हैं? अच्छे भले लोग चल रहे हैं पार्टनरशिप में, जिंदगी खुश है उनकी, क्यों बनाएंगे कंपनी? बेनिफिट्स लेंगे। कौन से? लिमिटेड लायबिलिटी बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक पार्टनरशिप हर वक्त परेशान रहती है कि मेरे ऊपर तो हर वक्त लायबिलिटी रहेगी, तो लिमिटेड लायबिलिटी है, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जी, इजीली ट्रांसफर हो सकता है, आराम से ओनरशिप वगैरह ट्रांसफर हो सकती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। भाई मैं चाहूँ कि मैं अपने ही बिजनेस से सैलरी लूँ, टैक्स पढ़ के आए माशाल्लाह आप, मैं अगर अपने बिजनेस से सैलरी लूंगा एडमिसिबल है? एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं है। यानी मैं अगर टैक्स में अपनी रिटर्न फाइल करते हुए कहूं कि हाँ भाई मैंने बिजनेस से इतना कमाया और आतिफ आब्दी नामी शख्स को सैलरी दी, तो कहेंगे मजाक करते हो। लेकिन अगर मैं कहूं कंपनी ने इतना कमाया और कंपनी ने आतिफ आब्दी नामी शख्स को सैलरी दी, और कंपनी का नाम क्या है? आतिफ आब्दी प्राइवेट लिमिटेड। आतिफ आब्दी प्राइवेट लिमिटेड ने आतिफ आब्दी नामी इंसान को सैलरी दी, आप मान लेंगे, टैक्स वाले भी मान लेंगे। तो कुछ लोग कंपनी यूं भी बनाते हैं कि वो एक अलग आइडेंटिटी है, फिर उसके बाद आप अलग वो अलग, और आप आपस में खेल सकते हैं। तो कुछ लोगों को सेपरेट लीगल पर्सनालिटी पसंद होती है, कुछ लोगों को लिमिटेड पसंद होती है, और कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, उनको जबरदस्ती कंपनी बनवाया जाता है क्योंकि वो बेचारे 20 से टक चुके होते हैं।
याद है बचपन में बात पड़ी थी वो बात, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि वो आपके सिलेबस में, आपके उसमें नहीं है, लॉ में नहीं है, ये कंपनी लॉ से उन्होंने ब्रॉड फॉरवर्ड की है। तो अब आज हम कंपनी लॉ में बैठे हुए हैं तो क्यों ना वो वाली बात कर लें, 20 से ऊपर वाली। चलेंगे उस सेक्शन की तरफ चलते हैं। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि आपके पास हैंडआउट सारे हैं, क्योंकि मैं बहुत आगे से बात कर रहा हूँ। मुझे यूँ नहीं जाना चाहिए, मुझे किसी और तरफ जाना चाहिए। चलो हम पहुँच ही जाएंगे, कभी ना कभी तो आएगा। ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सर्टेन एसोसिएशन पार्टनरशिप्स वगैरह एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। मैंने कहा डेफिनेशंस के बीच में थोड़ी सी कोई लॉजिकल बात भी हो जाए, मेरा अपना दिल नहीं मान रहा है इतनी ज्यादा बोर बातें करने का। 20 से ज्यादा लोग अगर मिलजुल के किसी जगह बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं और वो कंपनी नहीं है तो उन पर वाजिब है कि कंपनी बन जाए। अगर 20 से ज्यादा लोग मिलजुल के कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर 20 से ज्यादा लोग भूखों को खाना खिला रहे हैं तो हमें कोई मसला नहीं है। 20 से ज्यादा लोग, कोई भी पार्टनरशिप, एसोसिएशन और पर्सन किसी भी तरह की, अगर वो 20 से ज्यादा है और वो मिलजुल के बिजनेस कर रहे हैं तो हमें हमेशा दुख होगा और हम कहेंगे भाई आप इतना बड़ा सेटअप सादा नहीं चला सकते, आप पे वाजिब है कि कंपनी बन जाए। तो रूल ये है कि 20 से ज्यादा बंदे हों और बिजनेस कर रहे हों तो उन्हें कंपनी बना लेनी चाहिए, अदरवाइज उनको फाइन होगा छोटा सा। और एक पेनल्टी लॉ ने लगाई है बड़ी मजे की, उन्होंने कहा आप पर्सनली लायबल होंगे। अब पता नहीं इसमें आपको मजेदारी समझ आई या नहीं आई। 20 से ज्यादा लोग अगर पार्टनरशिप चला रहे हैं तो कानून ने कहा एक तो आपको जुर्माना होगा क्योंकि आप कंपनी नहीं बने, और दूसरा आप लोग पर्सनली लायबल होंगे अपनी लायबिलिटीज के लिए। वो पहले से ही पर्सनली लायबल थे, यानी कि ये उन्होंने सिर्फ माहौल किया है, इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो ये इतनी बड़ी सजा नहीं है। हाँ, जो दूसरी सजा है वो देखें, एक खतीर रकम, लेवल 1 पेनल्टी। अब आप कहेंगे ये लेवल 1 क्या है? 2017 का जब कंपनी एक्ट आया उसने एक बहुत बड़ा एहसान किया हमारे कंपनी लॉ के बच्चों के ऊपर। पुराने जमाने में क्या होता था, तकरीबन हर सेक्शन के नीचे कहीं 15,000 पेनल्टी, कहीं 27,000 पेनल्टी, कहीं 1.5 लाख पेनल्टी, अलग अलग पेनल्टीज दी हुई होती थी और बच्चे बेचारे हर सेक्शन के साथ उसकी पेनल्टी याद करते थे। जब नया लॉ आया तो उसने पेनल्टीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और लेवल 1 कितनी पेनल्टी को कहते हैं, लेवल 2 कितनी पेनल्टी को कहते हैं, लेवल 3 कितनी पेनल्टी को कहते हैं, सेक्शन 479 सिलेबस में नहीं। तो आपने याद रखना लेवल 1 पेनल्टी। आसान अल्फाज में चंद हजार की पेनल्टी लेवल 1 है, चंद लाख की पेनल्टी लेवल 2 है और चंद करोड़ की पेनल्टी लेवल 3 है। तो ये इसकी रेंजेस लॉ ने बताई हुई हैं, बट हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। शायद मैंने किताब में किसी जगह जज्बाती हो गई कोई ट्यूटर नोट डाल दिया हो, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं। तो अब आपने ध्यान में रखना कि लेवल 1 पेनल्टी। एक और टोटका भी है, किताब में मुश्किल से 2-3 जगह लेवल 2 और लेवल 3 पेनल्टी नजर आएगी, बस उधर याद कर लेना है। बाकी किसी भी सेक्शन में क्या आई कि अब बताओ क्या पेनल्टी होगी, आप कहेंगे लेवल 1, ज्यादातर जगह लेवल 1। तो जो 20 से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं और कंपनी के तौर पर रजिस्टर नहीं हो रहे, वो उनको लेवल 1 पेनल्टी होगी और वो पर्सनली लायबल होंगे तमाम चीजों के लिए। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे अगर आप 20 से ज्यादा भी हैं तो भी चलेगा। एक्सेप्शन आपको एक पता है, प्रोफेशनल्स, आप बिजनेस लॉ में पढ़ चुके हैं कि अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि कोई भी पार्टनरशिप जो कि लॉयर्स, अकाउंटेंट या अदर प्रोफेशनल्स की है और उनका प्रोफेशन उनको मना करता है कि आप लिमिटेड लायबिलिटी मत बनाओ, जैसे आईकैप ऑडिटर्स को लिमिटेड लायबिलिटी नहीं बनाने देता, क्योंकि अगर ऑडिटर की लिमिटेड लायबिलिटी बन गई तो ये तो लुट मचा देंगे और एंड पे कहेंगे हम बड़े शर्मिंदा, 10,000 की कंपनी थी, ये 10,000 पकड़े और बंद कर देते हैं सेटअप। तो लिमिटेड लायबिलिटी हमारे प्रोफेशन में अलाउड नहीं है। डॉक्टर्स के यहाँ अक्सर लिमिटेड लायबिलिटी अलाउड नहीं होती। तो अगर किसी प्रोफेशन में लिमिटेड लायबिलिटी अलाउड नहीं है तो वो प्रोफेशनल्स अगर 20 से ऊपर भी हैं और अपनी फर्म बना के चला रहे हैं तो कंपनी लॉ ने उन्हें नहीं रोका, उन्हें का कोई मसला नहीं। ये क्लियर हो गया। फिर कुछ लोग 20 से ज्यादा हैं, फॉर एग्जाम्पल 40 लोग हैं, हम उनके पास गए, हमने कहा आप कंपनी क्यों नहीं है? उन्होंने कहा इसलिए कि हम बैंकिंग कंपनी है। अब है तो वो भी कंपनी,
बैंकिंग कंपनी है, रजिस्टर हुए हुए हैं। तो अगर वो सेटअप किसी और कानून में रजिस्टर हुआ हुआ है फिर हमें कोई मसला नहीं। लेकिन एक पार्टनरशिप के पास जाए, हम कहा आप रजिस्टर होने का, हाँ, हमने कहा कौन से लॉ में, उन्होंने कहा पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो हम कहेंगे ये तो मजाक हो गया। तो पार्टनरशिप के लॉ के अलावा किसी भी और लॉ में अगर वो रजिस्टर हुआ हुआ है ग्रुप, हमें कोई मसला नहीं। तो एक एक्सेप्शन ये है कि 20 से ज्यादा बंदे मिलजुल के बिजनेस कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के किसी और कानून में रजिस्टर हैं, फिर हम उन्हें मजबूर नहीं करेंगे कि हमारे पास भी रजिस्टर हो। ये एक्सेप्शन समझ आई? इसकी इंग्लिश देखते हैं। सोसाइटी, बॉडी या एसोसिएशन अदर देन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अलावा कोई भी और बॉडी फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी अदर पाकिस्तानी लॉ, किसी और पाकिस्तानी लॉ में अगर वो रजिस्टर हुए हुए हैं तो फिर उनको हमारे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। तो 20 से ज्यादा बंदे हों तो उन्हें रजिस्टर होना होगा, लेकिन प्रोफेशनल्स को नहीं होना होगा। और वो जो किसी और कानून में रजिस्टर हुए हैं अदर देन पार्टनरशिप, उनको नहीं होना होगा। ये बात समझ आई? हाँ, अंडर एनी अदर पाकिस्तानी लॉ। अब पाकिस्तान की किसी और लॉ में अगर वो रजिस्टर हो गए हैं तो बेचारों को क्या मुसीबत है कि हम कहें नहीं हमारे लॉ में रजिस्टर ना हुआ तो फिर तो मजा ही नहीं आया। हमारा मकसद था ना रेगुलेट करना, कि 20 से ज्यादा बंदे बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही अनरेगुलेटेड फिर रहे हो। तो अगर किसी और कानून में ऑलरेडी रजिस्टर हो गए हैं तो इसका मतलब वो रेगुलेट हो रहे होंगे। हाँ, पार्टनरशिप का लॉ तो वैसे ही बड़ा शोगलिया सा है, को बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करता, बहुत ज्यादा रेगुलेट नहीं करता। तो पार्टनरशिप के अलावा वो किसी भी और लॉ में अगर रजिस्टर हुए हुए हैं तो अब 20 से ज्यादा भी हो, हम उनको मजबूर नहीं करेंगे कि आप कमती लॉ में रजिस्टर हो। डन जी। ठीक है, अब जी अगर वो किसी और तरह की कंपनी बनाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट सर्विसेज वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो कोई और कंपनी बनाना चाहे, मैं कोई कंपनी बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं ऑडिट के लिए कंपनी बनाना चाहूँ वो मैं नहीं कर सकता। नहीं करता। KPMG, PwC के पाकिस्तानी विंग्स यानी कि तासीर हादी और फर्गूसन, हम उनको कंपनी नहीं मानते, हम उनको फर्म मानते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा ऑडिट फर्म्स में जाना है, तो वो कंपनियां नहीं होते। अब आपने कहीं उनके साथ एंड को देख के तो नहीं परेशान हो रहे? एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमीद लतीफ एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आतिफ आब्दी एंड को चार्टर्ड, मतलब मैं अपने नाम से बनाऊंगा वो बनेगा आतिफ आब्दी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये एंड को कंपनी वाला को नहीं है, ये कंपनी वाला को है, छोटे सी से कंपनी। कंपनी कहते हैं हमराही को, दोस्त को, रुफका को, एसोसिएट्स को। कहते नहीं आपकी कंपनी अच्छी नहीं चल रही, वो वाली कंपनी है। अब समझ आया कि हमने क्यों वर्ड कंपनी डिफाइन किया बड़े सी वाले से, कि कंपनी मतलब जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुआ हुआ सेटअप हो। और ये जो ये वाला कंपनी है, ये वो मतलब हमीद एंड कंपनी का मतलब है हमीद और उसके रुफका, हमीद और उसकी हमराही, हमीद और उसके दोस्त। तो ये सीए फर्म्स के साथ कंपनी लिखा होता है। कंपनी की निशानी ये नहीं होती कि उसके नाम में कंपनी लिखा हो, कंपनी की निशानी होती है उसके नाम में लिमिटेड लिखा होता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे अलग अलग तरह की कंपनी अलग अलग तरह के वर्जन ऑफ लिमिटेड यूज करती है नाम के एंड पे, ये कंपनी की निशानी है। तो ये जो ये एंड कंपनी लिखा हुआ होता है, इंग्लिश का वर्ड कंपनी लिखा होता है, कि उनको कंपनी नहीं बना देता। तो ये क्लैरिटी भी जरूरी थी। वो भाई भी कुछ कहना चाह रहे थे, उधर से कोई सवाल था? नहीं जी। पार्टनरशिप पाकिस्तान में सारी पार्टनरशिप्स हैं, सारा कुछ उसी तरह से। यस, तो ये सारी पार्टनरशिप फर्म्स हैं। जहां हम ऑडिट फर्म में जाते हैं पार्टनरशिप फर्म्स है जी। बात समझ आई? देन अगर ज्वाइंट फैमिली बिजनेस कर रही है तो भले 20 से ऊपर कोई मसला नहीं। दादा के 4 बेटे, उन चारों बेटों के जो है वो 15-16 बच्चे और इनके और कजन्स और वो सारा कुछ मिलके एक ही जॉइंट फैमिली है, और वही जॉइंट फैमिली एक ही जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रही है, तो उनके ऊपर ये शर्त अप्लाई नहीं होगी, वो घर का मामला है। हाँ, लेकिन अगर उसमें कुछ और लोग बाहर के इन्वॉल्व होंगे फिर उन्हें रजिस्टर होना पड़ेगा।
तो जो घर का बिजनेस होता है जिसमें एक ही फैमिली के लोग होते हैं, उनको ये जरूरत है कि आप ऐसा कर सकते हैं। खूबसूरत बात आपको सुन के हैरत होगी कि वर्ड ज्वाइंट फैमिली डिफाइन नहीं किया उन्होंने, कि इसमें कितने कौन कौन से लोग आ सकते हैं। फिर इसके लिए हमें ढूंढना पड़ता है टैक्स का लॉ। टैक्स का लॉ बात करता है HUD, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जब देखें तो वो बात करता है कि कर्ता और कर्ता के साथ बाकी लोग। अब पता नहीं आप लोग टैक्स कितना जोर से पढ़ के आए हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तक तो है ना। इसकी जो इंडियन लॉ की डेफिनेशन है उसके मुताबिक कर्ता, आपने सुना होगा कर्ता धर्ता फलाना बंदा, कर्ता धर्ता मेन पर्सन। कर्ता होता फैमिली का हेड, वो दादा जहां से वो फैमिली शुरू हो रही है। उससे नीचे की औलाद और उससे नीचे की औलाद के सारे मर्द और सारी अनमैरिड फीमेल्स एंड दूसरी फैमिलियों से आई हुई मैरिड फीमेल्स, वो उस फैमिली में काउंट होते हैं। ये 3 नस्लों तक जाता है। कर्ता, कर्ता से नीचे वाले, उससे नीचे वाले, इन सबकी बीवियां और जितनी भी अनमैरिड यहाँ फीमेल्स हैं, जो यहाँ की औरतें मैरिड हैं वो इस फैमिली में काउंट नहीं होंगी, वो दूसरी फैमिली में काउंट होंगी। तो जॉइंट फैमिली अगर हम समझना चाहें तो ये बेसिकली 3 नस्लों तक जाती हुई फैमिली और उनके जितने भी सगे रिश्ते हैं और सिवाय बीवियों के, मतलब वो बीवी सगा रिश्ता नहीं है तो बीवियां और सगे रिश्ते वो उसमें शामिल होते हैं। और जो बहनी हैं, बेटियां हैं वहां की, अगर वो शादी हो चुकी हैं तो वो फिर यहां से माइनस हो जाएंगे। लेकिन चूंकि डेफिनेशन हमारे सिलेबस में उस तरह से नहीं है तो इसकी एक्सपेक्टेशन उस तरह से नहीं होगी। मैं फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं कि जॉइंट फैमिली का मतलब है कंबाइंड फैमिली का 3 नस्लों पे फैला हुआ बिजनेस। अगर एक ही फैमिली अपना ही फैमिली बिजनेस कर रही है और वो भले 25 लोग कर रहे हैं, कानून को कोई मसला नहीं। लेकिन अगर इससे ज्यादा फैमिली हो फिर उन्होंने एक शर्त रखी है। फॉर एग्जाम्पल खोखरों की फैमिली और तिवानों की फैमिली मिलकर बिजनेस कर रहा है, तो इन दोनों फैमिलीज के टोटल मेंबर्स अगर 20 से ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि हमने बच्चों को भी काउंट किया था, तो हम बच्चों को माइनस करेंगे, माइनस को एक्सक्लूड करके देखेंगे। अगर दोनों फैमिलियों के मेंबर्स मिला के बन रहे थे 25 और 6 थे छोटे बच्चे, उनको माइनस किया, कितने बच गए? 19। अब ये लोगों के ऊपर रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है कंपनी। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा ज्वाइंट फैमिलीज आप बिजनेस कर रहे हैं तो उनके अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सक्लूडिंग माइनर 20 से ऊपर नहीं जाते तो फिर उनके ऊपर ये पाबंदी नहीं लगेगी। जुमला पहले से बानी समझ आ रहा है? 2 या 2 से ज्यादा ज्वाइंट फैमिलीज के कंबाइंड नंबर ऑफ मेंबर्स माइनर को हटाने के बाद अगर 20 तक रहें तो इनको जरूरत नहीं है रजिस्टर होने की। और अगर 20 क्रॉस हो जाएं, बच्चों को निकालने के बावजूद भी क्रॉस हो जाएं, अब रजिस्टर होना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि अ पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर ज्वाइंट फैमिलीज वेयर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सच फैमिलीज एक्सक्लूडिंग द माइनर मेंबर डज नॉट एक्सीड 20। तो क्या बनी 4 एक्सेप्शंस? 4 जगह पे 20 से ऊपर जाना अलाउड है। ज्वाइंट फैमिली, फिर ज्वाइंट फैमिलीज, मतलब ये 2 पॉइंट्स को जोड़ देंगे। ज्वाइंट फैमिली वाला, ज्वाइंट फैमिली जो ज्वाइंट फैमिली बिजनेस कर रही है, 2 या 2 से ज्यादा ज्वाइंट फैमिलीज जो मिल के बिजनेस कर रही हैं और बच्चों को माइनस करने के बाद ये 20 से ऊपर नहीं जा रहे। एक ये हो गया। और 2 इंडिपेंडेंट कैटेगरीज, प्रोफेशनल्स की पार्टनरशिप और वो पार्टनरशिप जो कि वो वाले ग्रुप जो किसी और कानून में अदर देन के लॉ रजिस्टर हुए हैं। इन 4 के अलावा जब भी 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे उन पे वाजिब क्या होगा? कंपनी बनाना है। डन। ये सेक्शन समझ आया? तो ये सेक्शन बताता है कि लोग कंपनी क्यों बनाते हैं। वापस पीछे चलते हैं, हम डेफिनेशंस पे थे। हमने कहा थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए बीच में। कंपनी समझ आए? अब फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ में लिखा हो कि सारी कंपनीज को चाहिए कि वो एनुअल रिटर्न जमा कराएं,
तो इसका मतलब होगा सारी वो कंपनियां जो कंपनीज एक्ट 2017 या उससे पिछले किसी कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुई हैं, को चाहिए कि वो एनुअल रिटर्न जमा कराएं। अगर कंपनी लॉ का दिल कर रहा हो कि कुछ ऐसा वर्ड बोले जिसमें सारी ही तरह की कंपनियां शामिल हो जाए, तो फिर वो एक बड़ा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वो होता है बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेशन या बॉडी कॉर्पोरेट। इसमें क्या शामिल होता है? इसमें पाकिस्तान के कंपनी लॉ की सारी कंपनियां शामिल होती हैं, पाकिस्तान के किसी और लॉ की सारी कंपनियां शामिल होती हैं, और पाकिस्तान से बाहर की रजिस्टर्ड जितनी भी कंपनियां वो भी शामिल होती हैं। बड़ा वर्ड क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी लॉ वाली कंपनियां भी आ गई, कुछ और लॉज में मौजूद जो कॉर्पोरेशंस हैं वो भी आ गई, और जो मुल्क से बाहर कंपनी है वो भी आ गई। तो गूगल को हम पाकिस्तान में कॉर्पोरेट कहेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे, कॉर्पोरेशन कहेंगे, हम उसे कंपनी नहीं कहेंगे, क्योंकि कंपनी हम कैसे कहते हैं? जो हमारे कंपनी लॉ में रजिस्टर हो। तो जब कंपनी लॉ ने किसी बड़े इदारे का नाम लेना होगा तो कॉर्पोरेट, जब उसमें कहना होगा ना ऑल टाइप ऑफ कंपनीज, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे बाहर की, तो बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। दुख मुझे इस बात का है कि ऐसा एक भी सेक्शन हमारे सिलेबस में उन्होंने नहीं डाला जहां बॉडी कॉर्पोरेट के लिए कोई हिदायत जारी हुई हो। तो ये डेफिनेशन के बगैर भी गुजारा चल सकता था। इतनी मुश्किल से तो लोगों को कंपनी की समझ आती है, जब समझ आ जाती है तो हम कहते हैं बड़ा कॉन्सेप्ट भी है हर तरह की कंपनी। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट की एक डेफिनेशन है, जिसका मतलब है सारी तरह की कंपनियां। 3 तरह की कंपनियां कौन सी शामिल है इसमें? 3 तरह की कंपनियां कौन कौन सी? एक जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो, पाकिस्तान में ही किसी और लॉ में रजिस्टर हुई हो, पाकिस्तान से बाहर अगर कंपनी रजिस्टर हुई हो, ये 3 इसमें शामिल है। इसमें जो इमदादी बाहमी वाले इदारे हैं ना, वो हम माइनस कर देंगे। ये जो सोसाइटीज होती हैं, कॉर्पोरेशन इस तरह की जो होती हैं, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे काम कर रही होती हैं, जो कि अपने सोसाइटी के लॉ में रजिस्टर होती हैं, हम उनको काउंट नहीं करेंगे इसमें। और उसके अलावा अगर किसी भी वक्त रेलिवेंट मिनिस्टर ने कह दिया, लॉ के मिनिस्टर ने कह दिया, फॉर एग्जाम्पल कल से बैंकिंग कंपनी को तुमने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, तो हम नहीं कहेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछो बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं, तो आपने कहना है 3 चीजें इसमें शामिल हैं और 2 चीजें इसमें शामिल नहीं है। 3 चीजें कौन कौन सी शामिल है? कंपनी लॉ में, किसी और पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर, मुल्क से बाहर रजिस्टर, और 2 क्या शामिल नहीं है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह जो होती हैं वो इसमें नहीं है, और जिनको मिनिस्टर ने कह दिया कि इनको मत काउंट करो वो नहीं है। तो ये फिर पूरी डेफिनेशन बनेगी बॉडी कॉर्पोरेट की। तो ये रट्टे वाली डेफिनेशन है, इसमें लॉजिक ना होने के बराबर है। 3 चीजें शामिल होंगी, 2 चीजें माइनस होंगी। तो बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ, ये तो होगा पाकिस्तानी कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, और बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन रेलेवेंट स्टैट्यूट, कोई भी कंपनी जिसको कोई रेलेवेंट कोई और कानून, जैसे बैंकिंग का लॉ, इंश्योरेंस, पाकिस्तान में 3 बड़ी टिपिकल एग्जांपल है आती है। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 में, इंश्योरेंस कंपनियां रजिस्टर होती है इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 में, मुदारबा कंपनी जाती है मुदारबा फ्लोटेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1980 में। ये सारे लॉ जिनका नाम सुन रहे हैं, ये सारे ये फाइनल पढ़ने पड़ते हैं पूरे। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग लॉज है जिसमें ये बॉडीज जाकर रजिस्टर होती हैं। तो अगर कोई और लॉ है और वो उसमें रजिस्टर हुई है, तो हमारी नजर में वो कंपनी नहीं है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट जरूर है। बॉडी कॉर्पोरेट बड़ा बड़ा वर्ड है, बट डज नॉट इंक्लूड, बट इसमें शामिल नहीं है। कौन सी 2 चीजें शामिल नहीं है? आवाज क्लियर है? A cooperative society registered under any law relating to registration of cooperative societies, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी इमदाद बाहमी वाली सोसाइटी जो अपने किसी कानून में रजिस्टर है, वो हमारे पास शामिल नहीं होगी। और एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी, कोई भी और एंटिटी जो कंपनी नहीं है एज डिफाइंड इन दिस एक्ट, हमारे एक्ट के अलावा जितनी भी वो है किसी भी और लॉ में, विच द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, जिसको मिनिस्टर गवर्नमेंट का वो रेलेवेंट हमें डील करता है, वो अगर नोटिफाई कर दे तो वो कल से बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी। तो अगर किसी भी टाइम पे इसहाक डार कहते कि फलाना को कंपनी नहीं कहना, तो फिर हमने उसको कंपनी नहीं कहना, क्योंकि हमारी रेलेवेंट मिनिस्ट्री क्या है, हमारे ऊपर जो अथॉरिटी है वो SCCP है, और हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं, ICAP भी, ये कानून भी।
तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अगर कह देगा कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे है, तो फिर हम उसकी मान लेंगे। तो अभी तक 3 चीजें शामिल हैं, 2 माइनस हैं, एक हमें पता है और दूसरी हमने कहा है कि जो उनकी मर्जी बड़े अंकल की, जैसे वो कह देंगे हम उसको मान लेंगे। तो क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट समझ आया? एक स्टेप आगे चलते हैं, कुछ पुरानी बातें करते हैं और आज की दिक्कत को थोड़ा सा तमाम करने की कोशिश करते हैं। ये बातें तो पुरानी आपको पता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अनलिमिटेड कंपनी, नहीं पता? कहीं तो पढ़ा होगा, चले ये तो दोबारा पढ़ लेंगे, हमारा क्या जा रहा है। फॉरेन कंपनी किसे कहेंगे? जो बाहर की कंपनी होगी। काश इतना ही आसान होता, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में बताया ये वाली बात। एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इन कॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान, कॉमा ना लगाते, फुल स्टॉप लगा देते, जिंदगी आसान थी। तो उन्होंने कहा बच्चों को फेल कैसे करेंगे, डेफिनेशन तो पूरी हो। विच, बाहर की कंपनी जो कि has a place of business or liaison office in Pakistan, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode। बाहर की जो कंपनी पाकिस्तान में किसी प्लेस के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू, किसी फ्रेंचाइज के थ्रू, किसी भी तरह से ऑपरेट कर रही है, और आगे तो गली मुका दी कि फिजिकली ऑपरेट कर रही है या ऑनलाइन, फिर तो पूरी दुनिया ओपन हो गई ना। जो पाकिस्तान में ऑनलाइन भी ऑपरेट कर रहा है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। और जब उससे भी पेट नहीं भरा तो उन्होंने कहा उसके अलावा भी अगर हम बता देंगे कि इस तरह से, तो वो भी फॉरेन कंपनी। तो इसका मतलब है पाकिस्तान से बाहर की सारी वो कंपनियां जो पाकिस्तान में किसी तरीके से बिजनेस कर रही हैं, हम उनको कहेंगे फॉरेन कंपनी। उनको बॉडी कॉर्पोरेट क्यों नहीं कहेंगे? हमें तो बॉडी कॉर्पोरेट कहना चाहिए, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट बहुत बड़ा वर्ड है, उसमें फॉरेन कंपनी भी आती है। तो बॉडी कॉर्पोरेट में पाकिस्तानी कंपनी आती है, फॉरेन कंपनी आती है, और किसी और लॉ में रजिस्टर हुई भी कोई भी और बॉडी भी आती है। तो इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर फॉरेन कंपनी भी शामिल है। वो जो हमने वो एक लाइन पढ़ी थी, उस लाइन की हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली पूरी। और फिर आपकी मशहूर जमाना वो 3 तरह की कंपनियां हैं। इसके ऊपर तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपसे पूछूंगा। लाइजन ऑफिस, लाइजन कहते हैं कोऑर्डिनेशन को। तो कई दफा क्या होता है, बाहर एक कंपनी होती है, उसने एक कोऑर्डिनेशन सा ऑफिस सा बनाया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल इमिग्रेशन वगैरह से रिलेटेड, पाकिस्तान की वीजे बाहर प्रोसेस करवा रहे हैं, पाकिस्तान से बंदे चाहिए, एक कंपनी है बाहर और वो पाकिस्तान से बंदे उठा के किसी मुल्क में भेज रही है, तो पाकिस्तान में उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है जो सिर्फ कोऑर्डिनेशन करता है। लोग इधर आते हैं, इनको उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं, लोग उनके पास चले जाते हैं। तो लाइजन का मतलब है कोई भी कोऑर्डिनेशन, कोई भी बस राब्ता करवाने वाला ऑफिस। जी, वो 3 तरह की कंपनियां, मेरा अंदाजा ये है कि आपको आता होगा, तो इसे चेक कर लेते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, पढ़ा है कहीं अकाउंटिंग में ये वाली बात? अच्छा, अनलिमिटेड कंपनी तो पढ़ा होगा, ये भी नहीं पढ़ा? वो पढ़ा है? जब आप मुकदमे पे आओगे तो फिर तो हर चीज ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मैं अभी तक जिसको कंपनी कह रहा था इतने अरसे से, वो थी कंपनी लिमिटेड बाय। इतने अरसे से आपके सामने जिसको भी मैं पुकारता था कि ये कंपनी है, कंपनी में शेयर्स होते हैं फलाना, वो मैं इसी की बात कर रहा था। ये वो कंपनी जिसमें शेयर्स होते हैं, लोग शेयर्स खरीदते हैं, और ये कंपनी कहां तक लायबल होती है? जितना शेयर कैपिटल। मेरा एक सवाल है, इसके मेंबर्स लायबल होते हैं? इसके मेंबर्स तो लायबल नहीं होते पर्सनली, पक्की बात है। क्यों नहीं लायबल होते? क्योंकि उन्होंने तो पूरे पैसे दे दिए, वो पूरे के पूरे पैसे कंपनी को पकड़ा दिए। और अगर पूरे पैसे ना पकड़ाए हो, एक कंपनी है, उसका शेयर कैपिटल है 10 मिलियन, उसको 8 मिलियन लोगों की तरफ से आया और 2 मिलियन अभी लोगों ने उधार किया हुआ है, उसके शेयर होल्डर्स में से पूरे पैसे नहीं दिए, तो अब ये कंपनी लायबल होगी पेड अप कैपिटल तक। और पेड अप कितना है? 8 मिलियन। और मेंबर्स लायबल होंगे 2 मिलियन तक। 1984 में एक रूल आया था कि अब से ये पार्टली पेड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट खत्म। पुराने जमाने में होता था कि शेयर पूरा ना भी खरीदो तो आप उधार कर लेते थे। अब आज का रूल ये है कि अब जब शेयर खरीदना है तो पूरे पैसों का खरीदना है।
यानी जो भी कंपनी 1984 के बाद रजिस्टर हुई है उसका जितना शेयर कैपिटल है वो सारा 100% पेड है, तो उसके मेंबर्स की लायबिलिटी है 0 और कंपनी की लायबिलिटी है पेड अप कैपिटल। बट अगर कोई 1984 से पीछे की ऐसी कंपनी हो जिसमें कुछ उधार किया हो मेंबर्स ने, तो कंपनी की लायबिलिटी है पेड अप कैपिटल और मेंबर्स की लायबिलिटी है अनपेड अमाउंट। तो अगर मैं यहां लिखने की कोशिश करूं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो यहां मेंबर्स की लायबिलिटी अनपेड शेयर्स की है, अगर कुछ है तो अनपेड शेयर्स, और कंपनी की लायबिलिटी पेड अप शेयर्स तक। ये वाली बातें आपको क्लियर है? गारंटी लिमिटेड कंपनी क्या चीज होती है? किसी को कोई आइडिया हल्का सा कहीं सुना हो इसके बारे में? जी, मेंबर्स कंपनी की वाइंडिंग अप के साथ लिंक कर लेते हैं। जब कंपनी रजिस्टर हो रही होती है तो अगर एक कंपनी है जिसने 10 मिलियन से चलना है, फॉर एग्जांपल, जब ये रजिस्टर हो रही होगी तो मेंबर्स बाउंड होंगे कि 10 मिलियन रुपए दें, और फिर मेंबर्स की लायबिलिटी होगी कि हमारा पैसा स्टेक पे लगा हुआ, कंपनी डूबी तो पैसा भी डूब जाएगा। कभी कुछ लोग मिलजुल के कंपनी शुरू करते हैं, उनको शुरू में पैसे की जरूरत नहीं होती है। क्या कोई ऐसी कंपनी समझ आती है जिसको कैपिटल की जरूरत ही ना हो? क्या चल सकते हैं इदारे बगैर कैपिटल के? अच्छा, आईकेप का कितना कैपिटल है? आईकेप बगैर कैपिटल के चल रहा है, और आपने कहा इदारे कैपिटल के बगैर चल ही नहीं सकते, तो आईकेप जिंदा कैसे है? पैसे लेता है, हमसे पैसे लेता है, आपसे थोड़े पैसे लेता है, हमसे बहुत पैसे लेता है। ठीक है, हमसे शायद 24,000 इस दफा शायद 24,000 थे, आप लोगों में शायद 10,000 थे या 2200। ठीक है, हाँ, तो चल रहा है ना। इसका मतलब है कि अगर मैं कहूं कि कुछ कंपनियां बगैर शेयर कैपिटल की भी होती हैं तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि दिस कैन हैपन कि वो कंपनियां किसी सर्विसेज से कमाती हों, वो कुछ और तरीके से कमाती हों, किसी फी से कमाती हों, किसी सब्सक्रिप्शन से कमाती हों। तो अगर बहुत सारे लोग मिलकर कंपनी बनाना चाह रहे हैं तो वो चाहेंगे कि हम अपने आप को महफूज रखें। भाई हफीज सेंटर में 100 बंदे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा काम करते हैं, हम सब अलग अलग हैं, पर्सनली लायबल, हम 100 लोग इकट्ठे होते हैं और एक कंपनी बना लेते हैं। जब कंपनी बना लेंगे तो क्या होगा? लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। अब हफीज सेंटर में एक बंदा जो है वो 2 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, कोई बंदा 5 लाख का बिजनेस कर रहा है, कोई कितने का बिजनेस कर रहा है। इस कंपनी में मुसीबत ये है कि जितना बड़ा शेयर होल्डर होता है उतने ज्यादा शेयर खरीद लेता है। इसका मतलब है उसकी उतनी ही बड़ी लायबिलिटी हो जाती है। कंपनी डूबेगी तो सबसे ज्यादा पैसा किसका डूबेगा? जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। अगर वो कहते हैं कि हम शेयर्स वगैरह की तरफ ना आए, हम सिर्फ एक कंपनी बनाए और हम कहें कि ठीक है हम जिम्मेदारी लेते हैं लायबिलिटी की, तो वो गारंटी लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। क्यों बनाएंगे गारंटी लिमिटेड कंपनी? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो मेंबर्स कहेंगे, वो 100 मेंबर्स कहेंगे कि हमारी कंपनी की टोटल लायबिलिटी है 1 करोड़। अगर कभी हमारी कंपनी डूबी तो उनमें से हर मेंबर 1-1 लाख रुपए देने का पाबंद होगा। शेयर कैपिटल में क्या हुआ था? पैसे पहले ही दिन दे दिए थे, तो वहां लायबिलिटी क्या है कि पैसा आपका डूब जाता है, आपको वापस नहीं मिलता, और अगर कोई उधार किया हुआ है देना पड़ता है। गारंटी लिमिटेड कंपनी में आप पहले दिन वादा कर लेते हैं कि पैसे से हम कोई नहीं दे रहे, लेकिन अगर कंपनी डूबी मैं वादा करता हूं कि मैं लाख रुपया दूंगा इसकी वाइंडिंग अप के बाद। यानी वाइंडिंग अप पे कंपनी के जितने भी एसेट्स होंगे उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे गारंटर्स, और वो 1-1 लाख रुपया जो भी गारंटी तय की होगी वो उसमें ऐड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेंबर्स की लायबिलिटी इसमें है गारंटी अमाउंट तक, अमाउंट ऑफ गारंटी, जो गारंटी दी है वहां तक मेंबर्स लायबल है। तो कंपनी कहां तक लायबल है? कंपनी अपने एसेट्स तक लायबल है। इसका मतलब कि एसेट्स में ये गारंटी ऐड होगी। कंपनी तो एसेट्स बेचेगी, जो आ गया कंपनी वो पे कर देगी, उसके बाद हम इनके पीछे पड़ेंगे कि हमें तुम लोगों ने गारंटियां दी थी, तो ये लोग 1-1 लाख तक लायबल होंगे, ये उस अमाउंट तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में शेयर्स थे, लायबल कंपनी होती थी, मेंबर्स नहीं होते थे। मेंबर्स तो घर बैठे होते थे, मेंबर्स इनडायरेक्टली लायबल होते थे कि उनका जमा किया हुआ पैसा डूब जाता था।
बचपन में जमा किया हुआ पैसा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और गारंटी लिमिटेड में एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जीरो कैश। जब कंपनी डूबेगी उस वक्त ये लोग पैसे देने के पाबंद होंगे। डन। तो यहां पे कंपनी सिर्फ एसेट्स तक लायबल है और उससे ऊपर की अमाउंट ये कंट्रीब्यूट करेंगे। लिमिटेड बाय शेयर सिर्फ एक सूरत में कंट्रीब्यूट करेंगे, वो क्या सूरत है? अगर अनपेड शेयर होंगे। गारंटी लिमिटेड कंपनी में अगर शेयर कैपिटल भी आ जाए क्या होगा? ये दोनों कॉलम ऐड कर लें, यानी मेंबर लायबल होंगे अनपेड शेयर्स प्लस गारंटी और कंपनी लायबल होगी पेड अप कैपिटल या नेट एसेट्स, वो आप जिस तरह से मर्जी उसे काउंट कर लें। मैं बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। तो फिर आती है सबसे मजाकिया कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी कहां तक लायबल होगी? अनलिमिटेड। कंपनी अनलिमिटेड लायबल होगी मतलब कंपनी अपने सारे एसेट बेच के बंद हो जाएगी। तो फिर जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? मेंबर्स के ऊपर। अनलिमिटेड लायबल। कल से मैं आपको फजाइल बता रहा हूं कि कंपनी का फायदा है लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, और आज अचानक से एक अनलिमिटेड कंपनी आ गई। क्यों करवाएगा कोई अनलिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर? क्यों को अपने आप को फंसाएगा? पार्टनर बना रहता, पार्टनरशिप चलाता रहता, कोई बेनिफिट होगा, भाई ने का कोई बेनिफिट होगा। यस, कोई अपनी खुशी से अनलिमिटेड कंपनी नहीं बनाएगा। गवर्नमेंट कुछ सेक्टर में मजबूर करती है कि यहां अनलिमिटेड कंपनी बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी पाकिस्तान में सोना निकाल रही है तो उस कंपनी को कितना बड़ा शेयर कैपिटल रखना चाहिए कि अगर वो भाग गई, उसने डिफॉल्ट किया, तो हम उसको किस हद तक पकड़ सकें। मैं नॉर्मली एक कैलकुलेशन करवाता हूं कि फर्ज करें अगर इस कंपनी ने एक ट्रक सोना चोरी कर लिया पाकिस्तान से और भाग गई, तो कितने रुपए का सोना चोरी हुआ है? अब ट्रक को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा एनालिटिकली उसको डिवाइड करते हैं। एक ट्रक में ईंटें कितनी आती हैं? ईंट के हिसाब से चलते हैं, चलिए ईंट छोड़ें, ग्राम से शुरू करते हैं। 10 ग्राम सोना कितने का है? वाह, 3 अलग जवाब आया। एक 10 आया, एक 35 आया, एक 1.5 लाख आया। ये 60 बार के आते ही सोना भी तो नहीं भाग गया वापस? हाँ जी, कितना रफली? 1.25 लाख। राउंड कर लें, 1.20 कर लें या 1.30 कर लें? 1.20 कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। 1,20,000 का है 10 ग्राम सोना, वो जो बिस्किट होता है छोटा सा। एक ईंट जो है वो 1 किलो की होती है सोने की, वो जो आपने फिल्मों में देखी बड़ी क्यूट सी एक ईंट होती है, वो 1 किलो की ईंट होती है। तो 1 किलो में कितनी दफा 10 ग्राम होते हैं? 100 दफा। तो वो 1 किलो की ईंट कितने रुपए की होगी? अभी आपने मुझे बताया कि 1,20,000 का 10 ग्राम है, 1 करोड़ 20 लाख की। जिन्होंने 12 लाख का पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। 10 गुना नहीं करना, 100 गुना करना है। तो एक वो जो छोटी सी ईंट है वो है 1 करोड़ 20 लाख की, और वो ईंट छोटी होती है जो हमारी एक ईंट होती है ना, उसके अंदर वो 3 ईंटें आ जाए। तो उस ईंट जितनी जिसामत में या उतना वॉल्यूम घेरने के लिए हमें 3 ईंटें चाहिए। 3 ईंटें कितने की होंगी? 3 करोड़ 60 लाख की। कैलकुलेशन और आसान कर लेते हैं, ऊपर का 10 भी उड़ा देते हैं। 3.5 करोड़ की एक ईंट। ट्रक डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ट्रक 5,000 से 20,000 तक की कैपेसिटी के अलग अलग ट्रक होते हैं ईंटों के। मैं आपकी कैलकुलेशन आसान कर देता हूं। आपसे मैं जिस ट्रक का जिक्र कर रहा हूं उसमें 10,000 ईंटें हैं। मुझे 3.5 करोड़ को 10,000 से मल्टीप्लाई करके आपने जवाब बताना है। आप कैलकुलेटर यूज करना चाहें कर सकते हैं। उसने धोखा देना, उसने 10 की पावर में जवाब देना। नहीं, हमने वो टेलीथॉन वाला जवाब नहीं देना है। 35,000 करोड़, ये इंडियन लैंग्वेज का वो करोड़ पे खत्म हो जाती है।
तो इसलिए आपको ड्रामों में 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़। हमारे यहाँ करप्शन ज्यादा है, हमारे अरब खरब सब चलता है, तो हमारे पास ज्यादा लंबी गिनती मौजूद है। तो मुझे अरब में बताएं, मुझे खरब में बताएं। अब अगर 5 अरब को आप 500 करोड़ कहेंगे तो मैं कहूंगा कि शायद आप इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो अरब भी चलता है, 3500 अरब। तो फिर आपने खरब क्यों नहीं बोला? पाकिस्तानी हिंदी, यानी आप 35 खरब कहना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रहे आप, एक भी जीरो आगे पीछे होने से ना। ये मैं अकाउंटेंट्स की भरी हुई क्लास में कैलकुलेशन करवा रहा हूं, और 3.5 करोड़ तक तो मैं पहुंचा दिया कैलकुलेशन करते करते सीधी सीधी। आपने सिर्फ उसको 4 सिफर ऐड करने हैं। उर्दू सिस्टम में तो बहुत आसान बात कर रहा हूं मैं, 2 सिफर ऐड कर देंगे तो 3.5 करोड़ से 3.5 अरब पे चला जाएगा। 2 और सिफर ऐड कर देंगे तो 3.5 खरब पे चला जाएगा। हमारे तो 2-2 सिफर वाला सिस्टम है, वो इंग्लिश सिस्टम है जिसमें 3-3 डिजिट्स का होता है। मैंने मिलियन बिलियन में थोड़ी पूछा है, पूछ लूं? चलें यूं कर लेते हैं, 3.5 करोड़ कितने मिलियन होते हैं? 35 मिलियन। 35 मिलियन को आपने 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। 350 बिलियन जी। तो 350 बिलियन यानी पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक 3 खरब 50 अरब रुपए का एक ट्रक में सोना चोरी हो सकता है, अगर प्रॉपर ईंटों की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ हो। तो इस कंपनी की लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए? कितना बड़ा शेयर कैपिटल रखे ये? 10 करोड़, 20 करोड़, 2 अरब, 5 अरब, 10 अरब, कितना? तो कुछ ऐसे बिजनेस सेगमेंट हैं जहां गवर्नमेंट की बस हो जाती है, वो कहती नहीं इसमें जिसमें आना ना वो फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ आए, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी अलाउड ही नहीं है। तो कुछ ऐसे सेगमेंट होते हैं जैसे यूटिलिटी कंपनी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी यूटिलिटी के बिजनेस में जाएगी, बिजली गैस पानी में, तो गवर्नमेंट कहेगी अनलिमिटेड लायबिलिटी रखो, क्योंकि एक यूटिलिटी कंपनी एक दिन में सिर्फ अपने एक बिजली के गलत लेवल के वोल्टेज से खरबों का नुकसान कर सकती है, क्योंकि हर घर को नुकसान होगा। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, जहां बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, तो वहां पे मजबूर कर देती है गवर्नमेंट के इस सेक्टर में इफ यू वांट टू ऑपरेट तो देन रजिस्टर एज एन अनलिमिटेड कंपनी। गोल्डमैन इंटरनेशनल को गवर्नमेंट ने जबरदस्ती अनलिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया, कुछ और कंपनियों को कन्वर्ट किया, तो गिनती की 2 या 3 आपको अनलिमिटेड कंपनियां नजर आती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कहती अनलिमिटेड हो जाओ, गवर्नमेंट से मराता है गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर, उस ऑफिसर के पास जाके उसको पूछते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे घर में अगर अनलिमिटेड सामान डाल दिया जाए तो क्या उसके बाद हमें अनलिमिटेड होने की गुंजाइश होगी? वो राजी हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये लोकल करप्शन भी मसला, अदरवाइज बहुत सारी कंपनियां अनलिमिटेड हों, इसलिए हमें अनलिमिटेड नजर नहीं आती, सुनाई नहीं देती और हमें पता नहीं है। तो 3 कैटेगरीज हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। एक दफा इनकी डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। मेमोरेंडम वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी का अपना मेन कानून है, अभी हमने उसके ऊपर डिटेल से बाद में पढ़ना है। तो कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है कहां तक? टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट, उस अमाउंट तक इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। अगर कोई अमाउंट लोगों की बकाया है, अगर है, तो वहां तक लायबल, क्योंकि हमने कहा था कि आज का रूल क्या है, पूरी पेमेंट हो जाती है। तो अगर कोई अनपेड है तो वहां तक लायबल है। गारंटी लिमिटेड कंपनी क्या है? लायबिलिटी ऑफ ओनर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट मेंबर गारंटी टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट दैट कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। कंपनी लिक्विडेशन यानी कि वाइंडिंग अप में अगर चली जाए तो मेंबर्स जितनी अमाउंट वादा कर रहे हैं वो उनकी अमाउंट है। कंपनी में और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल, इसमें शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल हुआ, लायबिलिटी शैल आल्सो इंक्लूड अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। अगर शेयर कैपिटल भी हुआ तो फिर अनपेड वाली बात भी आ जाएगी। और अनलिमिटेड कंपनी क्या है? दिस हैज ऑल एडवांटेज ऑफ नॉर्मल कंपनी एक्सेप्ट दैट लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज नॉट लिमिटेड। इसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। डन? तो मेरे ख्याल में इतना काफी है। एक डेफिनेशन मैं आपको करा सकता हूं जिससे फायदा होगा कोई नहीं, एवं डेफिनेशन टेक हो जाएगी।
पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है बड़ी प्यारी सी, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो ये मैं कल नहीं करूंगा डेफिनेशन, ठीक है जी। किताब से आपको मैं बता दूं, जब आप पेज 2 पे आए तो ऊपर एक टेबल में पता नहीं क्या अजीबोगरीब सी बातें, उसको इग्नोर करें। नीचे पहले सफे पे जो डेफिनेशन है वो हमने पढ़ी, और अगले सफे पे बॉक्स से ऊपर ऊपर प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी से ऊपर ऊपर जो डेफिनेशंस चल रही हैं वो हम लोगों ने देखी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, कुछ चीजें आपको पहले से आती थी। और एंड पे एक छोटी सी हमने डिबेट की है, वो कौन सा पेज था भला? सेकेंड लास्ट पेज, पेज 9, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सर्टेन एसोसिएशन पार्टनरशिप्स एज कंपनीज, ये वाला पोर्शन हमने पढ़ा है। आपने नोट किया कि 10 सफे में चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी किताब का तीसरा सबसे बड़ा चैप्टर है तो कितना मजा आएगा आपको, कितना सूदिंग सा फील हुआ कि अच्छा तीसरा सबसे बड़ा चैप्टर, ठीक है जी। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं, ये आपने पढ़ के आना है कल कहानी।